माफ करना बेटा, मुझे दिखाई नहीं दिया। नरेंद्र बाबू हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोले, अरे बुढ़ाऊ, जब दिखाई नहीं देता तो क्यों इतनी बड़ी पार्टी में मुंह उठाए चले आते हैं? घर बैठकर भजन कीर्तन करना चाहिए था। अब इसे क्या तेरा बाप साफ करेगा? नरेंद्र बाबू सामने वाले व्यक्ति से मुनहार करते हुए बोले, बेटा, तुम मुझे अपना यह कोट उतार कर दे दो, मैं अभी साफ कर लाता हूँ। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा बूढ़े? 1 मिनट रुको, मैं कोई साफ कपड़ा लेकर आता हूँ। नरेंद्र बाबू वहां से जाने लगे कि तभी उस आदमी ने नरेंद्र बाबू के सिर से पगड़ी उतारी और हवा में उछाल दी और बेशर्म की तरह हंसते हुए बोला, चल बुढ़ाऊ, इसी से साफ कर दे। अपनी इस तरह से पगड़ी खुलता देख नरेंद्र बाबू की आंखों में आंसू तैर गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे भरे बाजार में किसी ने उनकी इज्जत को तार तार कर दिया हो। लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही एक नौजवान ने आकर थाम लिया। नरेंद्र बाबू अपनी धुंधली आंखों से उस नौजवान को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। उसने आओ देखा ना ताओ और खींचकर 2 तमाचे उस व्यक्ति के गाल पर रख दिए। थप्पड़ की गूंज से थरकता माहौल सन्नाटे में बदल चुका था। मयंक, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे ही घर में आकर मुझ पर हाथ उठाए? भूलो मत कि मैं तेरा बॉस हूँ और तू इस बुड्ढे का ऐसे दया खा रहा है जैसे कि वो तेरे दादा हों। अरे पार्टी है तो थोड़ा तमाशा हो जाने दे। क्यों बुढ़ाऊ, चल आजा, कुछ मदारी वाला नाच हो जाए। नरेंद्र बाबू बोले, बेटा, मेरी पत्नी घर पर बीमार है, उसके लिए यहाँ काम करके कुछ खाने के लिए लेने आया था। मयंक ने जैसे ही वह आवाज सुनी, उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। उसने तुरंत ही अपने बहते आंसुओं को आंखों से छलकने से पहले ही रोक लिया, क्योंकि वह वहां सब लोगों के बीच उनको और अपमानित होते हुए नहीं देख सकता था। उसने नरेंद्र बाबू की पगड़ी पहनाई और बोला, चलिए बाबूजी, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। मयंक ने उनको गाड़ी में बिठाया। नरेंद्र बाबू अभी भी मयंक को पहचान नहीं पा रहे थे, और पहचानते भी कैसे? मयंक जब 10 साल का था तभी उनसे दूर हो गया था। बस बेटा, यही रोक दो। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, नरेंद्र बाबू ने हाथ जोड़कर कहा। मयंक ने उनके जुड़े हुए हाथों को अपने सर पर रख दिया और आंखों से थरथर आंसू बहने लगे। दादाजी, अपने पोते को गले से नहीं लगाएंगे आज? नरेंद्र बाबू आश्चर्य से मयंक की ओर देखे। हाँ दादाजी, मैं आपका मयंक। मयंक, मेरा मयंक, तुम सच बोल रहे हो ना? नरेंद्र बाबू धड़के मार के मयंक के गले लगकर रोने लगे। मयंक ने देखा अंदर एक कोठरी में चारपाई पड़ी थी जिस पर दादी को ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही थी। मैं दादी के पैरों को माथे से लगा लिया। दादी, दादा, आप लोग यहाँ कैसे? क्या मम्मी पापा ने वह घर बेच दिया और वह लोग कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? नरेंद्र बाबू बोले, बेटा क्या बताऊं, अब तुम्हारे जाने के बाद तो जैसे हमारी दुर्दशा ही शुरू हो गई। कहते कहते वह खुद अतीत की गलियारों में खोते चले गए। बस बाबूजी, आपको शर्म आनी चाहिए। हर दूसरे दिन किसी न किसी बहाने आप मेरे सामने पैसे मांगने आ जाते हैं। एक तो आप पूरे दिन घर बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, ऊपर से आपको पेंशन भी नहीं मिलता है। ऊपर से रोज रोज दवाई की दिक्कत। आपकी और माँ की बीमारी की जिम्मेदार हम नहीं हैं, हम आपको अपने साथ रखते हैं, यह क्या कम है? ऊपर से आप चाहते हैं कि मैं आपकी और माँ की बाकी जिम्मेदारियां भी उठाऊं, तो ये मुझसे नहीं होगा। आपको नहीं लगता रोज 4 बात सुनने से अच्छा है कुछ काम करे? वो तो शुक्र मनाओ अपनी बहू रिंकी का कि आपकी पत्नी घर के कुछ काम कर देती है, तो रिंकी आप लोगों को इस घर में रहने देती है। वरना इतने सुंदर घर में जब हम पुराना फर्नीचर नहीं रखते तो पुराने लोगों को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, ये हमारा मन ही जानता है। नवीन अपने पिता नरेंद्र बाबू से कहता है। नरेंद्र बाबू बोले, बेटा नवीन, तुम जिसे मेरी पत्नी कहकर संबोधित कर रहे हो, शायद तुम भूल रहे हो वो तुम्हारी माँ है। मैं घूमने फिरने और मौज मस्ती के लिए तुमसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि अपनी
और अपनी पत्नी की दवाई के लिए पैसे मांग रहा हूँ। और अगर मुझे पेंशन नहीं मिलता तो इसमें मेरा क्या दोष है? सोचो, जब मैं नौकरी करता था तब मैंने तुम्हारी हर जरूरत को पूरी की। अगर उस समय मुझे पता होता कि तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो मैं पैसे बचाने में लगा रहता, कभी तुम्हें पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजता। नवीन गुस्से में बोला, तो क्या मुझे पढ़ा लिखा कर आपने मुझ पर एहसान किया है? मैं आपको घर में रहने और खाने देते हैं, यही बहुत है। अपनी दवाइयों का खर्चा खुद उठाओ वरना मरते रहो, मुझे कोई परवाह नहीं है। और ज्यादा परेशान किया तो घर से भी बाहर कर दूंगा। इतना कहते हुए वो चला गया। नवीन के जाते ही उनकी पत्नी बिमला जी हैरानी से बोली, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपको इतना कुछ सुना कर चला गया? क्या इसी दिन के लिए हमने इसे पाला था? इससे अच्छा तो हम गांव चले जाते, कम से कम इज्जत की नमक रोटी खाते। नरेंद्र बाबू बोले, बिमला, गांव में रहकर तुम्हारा इलाज नहीं हो पाएगा, उसके लिए भी शहर आना जाना पड़ेगा, तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और एक बात है, और मैंने तो यहाँ आने से पहले गांव का घर बेचकर नवीन को पैसे दे दिए। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ बेटा सम्मान की 2 रोटी भी नहीं खिला पाएगा। कहते कहते नरेंद्र बाबू की आंखें नम हो गई। बिमला जी बोली, इसमें आपका कोई दोष नहीं, आपने तो पिता होने का फर्ज निभाया। अब बेटा अपना फर्ज भूल जाए तो कोई क्या कर सकता है? पर एक बात कहूँ, बेटे बहू के तानों से अच्छा सम्मान की सूखी रोटी बली होती है। इतना कहकर दोनों रोने लगे और एक दूसरे को साहस देने लगे। तभी उनकी बहू रिंकी कमरे से निकल कर आई और बोली, ये क्या सुबह सुबह घर में मातम फैला रखा है? और मम्मी जी, घर के काम करने में आपको आलस आता है और यहाँ बैठकर दोनों गप्पे लड़ा रहे हैं, शर्म है कि नहीं? बस सुबह का नाश्ता बना है, बाकी का काम कौन करेगी? आपकी माँ। बेचारी नरेंद्र बाबू बोले, बहू, बिमला से अब कोई काम नहीं हो पाएगा, मैं बाकी का काम भी कर दूंगा, पहले कुछ खाने के लिए तो दे दो, मुझे और तुम्हारी सास जी को दवाई भी लेनी है। रिंकी बोली, काम तो आप लोगों से एक ढेले का कुछ होता नहीं, बस दिन भर खाने की बात करते हैं। बिमला जी बोली, बहू, नवीन के लिए सुबह जो पोहा बनाई थी थोड़ा सा बचा हुआ है, अगर तुम कहो तो हम वही खा लें। रिंकी बोली, खबरदार, अगर जो पोहा आपने खाया तो फिर मैं क्या खाऊंगी? आपका सिर। कल रात इन्होंने खाना नहीं खाया था, रोटी सब्जी बची हुई है, उसे क्या फेंकना? ऐसा करो, आप लोग खा लो। नरेंद्र बाबू बोले, पर बेटा, उस सब्जी में तो खटास आ गई होगी, बीमार इंसान से बासी खाना कैसा खाया जाए? रिंकी बोली, अच्छा, औकात तो देखो, कमाई कुछ नहीं और खाना ताजा चाहिए। क्यों, सब्जी में नींबू निचोड़कर लोग खाते नहीं हैं? तो यही सोचकर खा लो, अनाज बर्बाद नहीं होना चाहिए। और फटाफट घर के काम निपटाओ, मुझे मेरी मम्मी से मिलने के लिए जाना है। इतना कहकर वो वहां से चली गई। नरेंद्र बाबू बोले, बिमला, मुझे भूख बिल्कुल नहीं है, अगर सुबह की चाय बची हुई है तो बता दो, मैं वही तुमको दे देता हूँ। इतना कहकर वो उदास अपने कमरे में चले गए। पहले अपनी और बिमला जी की दवाइयों को चेक करने लगे। दोनों के बीपी की दवाइयाँ एक ही थी, पर दवाई कम थी। तो नरेंद्र बाबू ने बिमला जी से यह कह दिया कि मैंने दवाई ले ली है। नरेंद्र बाबू ने देखा चाय भी खत्म हो चुकी थी, तो उन्होंने बासी रोटियों को थोड़ा सा पानी में भिगोकर पहले नरम की, फिर से हल्का सा चीनी डालकर उन्हें खाने के लिए बिमला जी को दे दी। अपनी पत्नी को ऐसे बासी खाना खाते देख नरेंद्र बाबू की आंखों के कोर भीगे और बोले, बिमला, मैं बाहर जाकर कुछ काम ढूंढता हूँ ताकि कम से कम हमारी दवाइयाँ ला सकूँ। बिमला जी बोली, इस उम्र में कौन आपको काम देगा, और उम्र देखिए अपनी, क्या आप कर पाएंगे इस उम्र में? नरेंद्र बाबू बोले, क्या तुम्हारी उम्र है घर के काम करने की, फिर भी तुम कर रही हो ना, तो कोशिश करने में क्या हर्ज है? घर में अपने बेटे बहू से ताने सुनने से अच्छा है बाहर लोगों की कुछ बातें सुनकर अगर हाथ में कुछ पैसे आ जाएं
तो कम से कम सम्मान की रोटी तो खा पाएंगे ना। इतना कहकर वो घर से निकल गए। वो सोचने लगे, आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज़ है मदद और सबसे सस्ती चीज़ है सलाह, जो हर कोई बिना मांगे दे देता है। बेचारे नरेंद्र बाबू हर किसी से मदद मांगते, पर कोई मदद नहीं करता, बल्कि चार बातें सुना देता। जब वह दुकान पर गए और बोले कि अगर कोई काम हो तो मुझे काम दे दीजिए, दुकानदार बोला, तुम्हारे जैसे बूढ़े पर पैसे खर्च करने से अच्छा है मैं किसी जवान लड़के को रख लूं। जाओ बाबा, यहाँ कोई काम नहीं है। तुम जितना काम नहीं करोगे उससे ज्यादा अपनी तकलीफ गिनाते रहोगे। चलो यार यहाँ से। यह कहकर उन्हें चलता कर दिया। बेचारे नरेंद्र बाबू 2 घंटे से भड़क रहे थे। फिर वो एक मोहल्ले से गुजरे। घर घर जाकर मदद मांगी तो एक व्यक्ति ने कहा, आपको भीख मांगने में शर्म नहीं आ रही? इससे अच्छा है अपना छोटा मोटा काम शुरू करो। नरेंद्र बाबू बोले, साहब, काम शुरू करने के लिए भी तो पैसे चाहिए, जो मेरे पास है नहीं। उस लड़के ने 10 आगे करते हुए कहा, शुरुआत तो 1 रुपये से भी की जा सकती है। मैं बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ। लेना है तो ले लो, वरना जाओ। नरेंद्र बाबू ने पैसे लिए और बोले, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पहली मदद करने के लिए, पर ये पैसे मैं उधार ले रहा हूँ, जो आपकी जल्दी लौटाने आऊँगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगे। शायद उनके दिमाग में कोई बात चल रही थी। अब ये हर दिन का हो गया था। नरेंद्र बाबू घर से सूखी रोटी नमक या चीनी के साथ खाकर निकलते और घर घर जाकर मदद मांगते। कोई 5 कोई 10 रुपए से मदद करता तो वो बदले में उस व्यक्ति का काम कर देते। फिर कोई खुद खाने को दे देता था। ऐसे ही घूमते घूमते एक दिन नरेंद्र बाबू नेहा के मोहल्ले में आए, जो एक हाउसवाइफ थी और उसके पति पेशे से वकील थे। नेहा दोपहर के काम निपटाकर मीठी नींद लेने की कोशिश कर रही थी। तभी बाहर से लोगों की और किसी बुजुर्ग की आवाजें आने लगी, तो उत्सुकतावश वो भी वहां देखने चली गई। देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र बाबू की आवाज थी। बड़े लोग, कुछ काम करवा लो और बदले में 2 सम्मान की रोटी खाने का मौका दे दो। देखा तो नरेंद्र बाबू हर किसी पुरुष और महिला से मदद मांग रहे थे। उनकी करुणमय पुकार और उनके आंखों की सच्चाई, सबसे बड़ी बात उनका ये कहना, स्वाभिमान के पैसे के बदले जब तक कोई काम नहीं करवाए, नेहा को और बाकी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। नेहा उनकी मदद करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, उसकी पड़ोसन सीमा बोली, अरे नहीं नेहा, कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों को पैसे देने की। ये लोग पैसे लेते हैं और फिर शाम होते ही दारू पीकर इधर उधर भटकते रहते हैं, और देखो तो इस बूढ़े को कहता है कि पैसे के बदले काम करवा लो। आखिर इससे हम क्या ही काम करवाएंगे। नहीं नहीं बाबा, जाओ जाओ। इतना कहकर सीमा ने नरेंद्र बाबू के आगे का रास्ता दिखाया और अपने घर चली गई। नरेंद्र बाबू उदास होकर वहां से जाने लगे तो नेहा बोली, काका बहुत धूप है, आप थक गए होंगे, 2 पल को यहाँ बैठ जाइए, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर नेहा घर के अंदर 2 रोटी में सब्जी लपेटकर पानी का गिलास उनके आगे बढ़ाते हुए बोली, लगता है आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है, ये लीजिए, ये खाकर पानी पी लीजिए। नरेंद्र बाबू भूखे तो थे ही, उन्होंने खाना खाया और दोनों हाथों से नेहा को आशीर्वाद दिया और फिर बोले, बेटा तुमने मुझे रोटी खिलाई है, उसके बदले मुझसे बगीचे की सफाई कर देता हूँ। नेहा बोली, नहीं नहीं, मैंने आपको रोटी इसलिए नहीं खिलाई कि आप मेरा कोई काम कर दें, इतनी इंसानियत तो लोगों में होनी ही चाहिए। नरेंद्र बाबू बोले, वही तो नहीं बची है लोगों में, लोग सलाह देते हैं पर मदद नहीं करते, क्योंकि मदद बहुत महंगी है और सलाह बहुत ही सस्ती। बेटा अगर मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगा तो मैं तुम्हारा कर्जदार रहूँगा और मैं सम्मान की रोटी खाना चाहता हूँ। इतना कहकर बगीचे में सभी सूखे पत्तों को इकट्ठा किया और वहां से जाने लगे। नेहा ने आवाज दी और उनके हाथों में 200 दे दिए तो उन्होंने वापस करने की बात कहकर चले गए।
नेहा ये सोचकर रह गई कि पैसे आज की दुनिया में कौन लुटाने आता है, जो ये आएंगे। अगले दिन नेहा ने जब नरेंद्र बाबू की बात चलाई तो सीमा बोली, मैं तो बोली थी, मैंने तो बस 20 रुपए दिए, कुछ तुमने तो 200 दे दिए, आज उसकी नींद कहाँ खुलेगी। इतना कहो। हंसने लगी सीमा ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि नेहा ने जो देखा उसे बहुत आश्चर्य हुआ। नेहा की आंखें भर आई, सीमा की आंखें फटी की फटी रह गई। नरेंद्र बाबू जी उस एक दर्द भरी आवाज ने सभी लोगों को उनकी तरफ आकर्षित किया। वो, मैं आपसे मदद चाहता हूँ, तानों से अच्छा सम्मान की 2 रोटी खाना चाहता हूँ, बस इतनी मदद कर दो, जरूरत का सामान ले लो और मेरी जरूरत भी पूरी कर दो। नरेंद्र बाबू की ये बातें हर किसी को अपनी ओर खींच रही थी। नेहा ने गौर से देखा, नरेंद्र बाबू ने अपने कुर्ते पर छोटी छोटी चिमटी, चाय की छन्नी, सेफ्टी पिन, बर्तन मांजने वाला खूंचा और रंग बिरंगी रील बिंदी लटकाए और अपने चेहरे पर बड़ी मासूमियत और बेबसी लेकर लोगों को बुला रहे थे। अचानक से उनके सामने एक गाड़ी आकर रुकी और अंदर से आवाज आई, अरे अंकल, तो आपने अपना धंधा कैसे शुरू किया। नरेंद्र बाबू 10 वापस देते हुए बोले, हाँ बेटा, मैंने तो कहा ही था, मुझे सम्मान की रोटी चाहिए, भीख नहीं। ये लो तुम्हारे पैसे। अजनबी बोला, काश कि आज के नौजवानों की सोच भी आपके जैसी हो जाए। मैं अपने शब्दों के लिए माफी चाहूंगा, ये पैसे आप रखिए। नरेंद्र बाबू ने पैसे के बदले एक रुमाल देते हुए कहा, नहीं बेटा, मुझे एहसान नहीं, काम चाहिए। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगे। सीमा हंसते हुए उनके सामने आई और बोली, अरे बाबा, आपने तो चलती फिरती दुकान खोल ली है। वो टूटे हुए दांत दिखाकर हंसते हुए बोली, हाँ बेटा, तुम जैसे बड़े लोगों ने मदद की तो मेरी भी साहस बढ़ी। कम से कम अपनी धर्म पत्नी को अपने पैसों की दवाई दे पाऊंगा और सम्मान की 2 रोटी खिला पाऊंगा, वरना तो। कहते कहते नरेंद्र बाबू की आंखें भर आई। उनकी बातें सुनकर सीमा को अपने कहे हुए शब्दों पर शर्म आ रही थी। उसने पहले उन्हें साथ पकड़कर घर बैठाया और बोली, बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं तो आपको कुछ और समझ रही थी, पर आप तो। नेहा भी वहां आकर बैठ गई। फिर नरेंद्र बाबू ने अपनी आप बीती बताई। नरेंद्र बाबू की आप बीती सुनकर उन दोनों की आंखें भीग गई। फिर क्या था, नेहा और सीमा ने अपने आस पड़ोस के सभी लोगों को बुलवाया। सबने 1-2 चीजें खरीदी, कोई मोलभाव नहीं किया। देखते ही देखते नरेंद्र बाबू की सारी चीजें बिक गई। नरेंद्र बाबू ने तुरंत के तुरंत 200 नेहा को वापस किए। जब नेहा ने लेने से इनकार किया और कहा, अंकल जी, अगर आप मदद चाहते हैं तो क्या मैं आपको काम दे सकती हूँ। नरेंद्र बाबू की आंखें उम्मीद से चमक गई और वो बोले, हाँ हाँ बेटा, मैं तो यही चाहता हूँ कि कोई काम दे दे, मैं भीख नहीं मांगना चाहता। नेहा ने कहा, आप कल से मेरी बागबानी की देखभाल कीजिए और यही बगल में एक कमरा भी है, अगर आप वहाँ रहना चाहें तो उसमें रह सकते हैं। सीना बोली, हाँ हाँ, और हमारे बगीचे का काम भी आप ही करेंगे। बगल से कोई तीसरा आदमी आया और बोला, अगर आप हमारी गाड़ी साफ कर सकते हो तो हम उसके अच्छे पैसे दे देंगे। देखते देखते नरेंद्र बाबू को बहुत सारे काम मिल गए और रहने की जगह भी मिल गई। नरेंद्र बाबू घर पहुंचे। रोजाना की तरह रिंकी बिमला जी को कह रही थी, काम ना करने की आपके पास 100 बहाने हैं और चिकना चिकना खाने के लिए हर वक्त रसोई में जाने के बहाने हैं। अच्छा होता मैं कोई काम वाली रख लेती, कम से कम कुछ काम तो आती। यहाँ तो ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। बिमला जी बोली, बहू, मेरी दवाई कल खत्म हो गई है, इसलिए अंदर से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर कुछ पैसे दे देती तो मैं दवाई मंगवा लेती, फिर मैं घर के काम भी कर देती। रिंकी बोली, दवाई देकर मैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहती। अरे मैं तो कहती हूँ, दवाई मत खाओ, जितनी जल्दी ऊपर चली जाओ, मेरे लिए और आपके लिए, सबके लिए वही अच्छा होगा। इतना कहकर रिंकी ने उन्हें रसोई से धक्का दे दिया। नरेंद्र बाबू से आज बर्दाश्त नहीं हुआ और खींचकर एक तमाचा रिंकी के गाल पर रखते हुए बोले, बस बहू, बस करो तुम। और नवीन,
दोनों ने मुझसे कहा था घर बेचकर शहर में घर लेंगे और सब मिलकर रहेंगे। उस वक्त तुमने ये नहीं कहा था कि हमारी ये दुर्दशा कर दोगे। याद रखो आज वो जो दवाई के लिए तुम मेरी बिमला से ऐसा व्यवहार कर रही हो, कहना तो नहीं चाहिए पर ईश्वर से प्रार्थना करूंगा तुम्हें भी ऐसी औलाद दे जो तुम्हें एक एक दाने के लिए तरसाए। रिंकी बोली, पापा जी आंखें किसे दिखा रहे हो? अगर मैंने आपके बेटे को ये सारी बातें बता दी आज की आज घर से बाहर कर देंगे। नरेंद्र बाबू बोले, मेरा बेटा क्या मुझे घर से बाहर निकालेगा? उससे पहले मैं तुम्हारी जिल्लत भरी जिंदगी को छोड़कर चला जाऊंगा। तभी नवीन की आवाज आई, तो किसने रोक रखा है? जाओ यहाँ से। रिंकी खबरदार, जो तुमने उनके सामने एक रोटी भी डाली। बिमला जी की आंखों से आंसू दरे बह जा रहे थे और कह रही थी, हे ईश्वर, मुझे ऐसी औलाद क्यों दी जिसे अपने खून से सींचा, आज तो वो रोटी डालने की बात कर रहा है। रिंकी ने उनके एक एक सम्मान को उठाकर फेंकना शुरू किया। बिमला जी नरेंद्र बाबू से बोली, आप क्यों ये भूल जाते हैं कि अगर यहाँ से निकले तो हमारे सिर पर छत भी नहीं रहेगी। नरेंद्र बाबू बोले, अपमान भरी रोटी और छत से सम्मान की रोटी बली होती है। यहाँ हर रोज मरने से अच्छा है कहीं सम्मान की 2 रोटी खाकर मर जाऊं। तो मुझ पर भरोसा रखो और चलो। इतना कहकर दोनों घर से निकल गए। दोनों नेहा के दरवाजे पर पहुंचे। नेहा ने कमरा दिखाया। बिमला जी हाथ जोड़कर आभार प्रकट की तो नेहा बोली, अम्मा, कोई भी माँ बाप लालची नहीं होते हैं और कुछ नालायक बच्चे जैसे खुद लालची होते हैं वैसे भी उसी नज़र से अगले को देखते हैं। वो भूल जाते हैं कि जिस सम्मान से उनके माँ बाप ने अपने बच्चे का पालन पोषण किया उसी सम्मान से जीना चाहते हैं। वो भीख नहीं बल्कि सहयोग चाहते हैं। नरेंद्र बाबू बोले, बेटा आपका बहुत बहुत आभार जो आपने हमें रहने की जगह दी। कुछ रोज बाद हम अपने रहने का इंतजाम किसी सही जगह पर कर लेंगे। नेहा बोली, आप चिंता मत कीजिए, आपको जितने दिन यहाँ रहना है आप रह सकते हैं। मैं कभी आपके सम्मान को आहत नहीं पहुँचाने दूंगी। माता पिता की अहमियत क्या होती है ये मुझसे बेहतर कौन जानेगा, क्योंकि मुझे माँ बाप का प्यार कभी मिला ही नहीं। पूरा जीवन मैंने अनाथ आश्रम में बिताया है। दोनों करीब 3 महीने तक वहीं रहे, पर एक दिन नेहा और उसके पति को कहीं बाहर जाना पड़ा। उसी बीच बिमला जी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। किसी ने बताया कि यहाँ पर कोई पार्टी हो रही है और वहाँ नौकर की ज़रूरत है, तो मैं वहाँ नरेंद्र बाबू के साथ साथ मयंक भी फूट फूट कर रोने लगा। बस दादाजी बहुत रो लिया आपने। मयंक ने दादी को एक अस्पताल में भर्ती कराया और अपने माता पिता से मिले बिना ही अपने दादा दादी को लेकर वापस विदेश चला गया। उधर मयंक के माँ बाप उसका इंतजार करते रह गए कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। बेटा तुम अभी तक नहीं आए, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। मयंक बोला, पापा भूल जाइए कि आपका कोई बेटा भी था। आपने सोच भी कैसे लिया कि आपने जो दादा दादी के साथ किया है वह सब जानने के बाद मैं कभी आपके पास लौट कर भी आऊँगा। और खबरदार पापा, अगर आपने झूठ बोलने की कोशिश भी की तो मुझे सब पता चल गया है और इस वक्त दादा दादी मेरे साथ मेरे घर में हैं। आपको शर्म नहीं आई एक लाचार माता पिता को इतना बेबस करने के लिए कि वह भी मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। और हाँ, आज के बाद मुझे फ़ोन करने की दोबारा कोशिश मत करना। मैं यहाँ अपने दादा दादी के साथ बहुत खुश हूँ। इतना कहकर उसने गुस्से में फ़ोन काट दिया। मयंक ने वहाँ अपने दादा दादी के लिए सारी सुविधाएं कर दी और खुशी खुशी उनके साथ रहने लगा। ऐसे ही वक्त बीत रहा था कि एक दिन मयंक को रात के समय कॉल आया। नवीन गिड़गिड़ाते हुए मयंक से बोला, माँ अस्पताल में है, उसे कैंसर हो गया है, प्लीज तुम तुरंत आ जाओ। मेरे पास ना ही पैसे हैं और ना ही मुझसे इतनी हिम्मत बची है कि मैं इतनी भागदौड़ कर सकूं। मयंक बोला, पापा अपने कर्मों का फल सबको यही भुगत कर जाना है। आपने और जो माँ ने दादा दादी के साथ किया है यही आपके कर्मों की सजा है। मैं वहाँ नहीं आऊँगा।
वहाँ बस इतना कह सकता हूँ कि मैं पैसे बेच सकता हूँ और मुझसे ज़्यादा उम्मीद करने की मत सोचिएगा। इतना कहकर मयंक ने फ़ोन रख दिया। मयंक ने पैसे तो बेच दिए थे, लेकिन वापस लौटकर अपने माता पिता के साथ नहीं गया। उधर नवीन और रिंकी अपने किए की सज़ा भुगत रहे थे और आज उन्हें अपनी करनी पर दुख हो रहा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।